चले ठीक ठाक खैरियत। देखने वीडियो के साथ में केमिस्ट्री पर हाल पाया। जिस तरह आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मैंने अभी तक 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, अपलोड की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, जो भी चीजें आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आप मजा लेंगे। और उसमें मैंने ट्रिक्स भी डाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है इसमें अगर आप ट्रिक डालेंगे तो फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं, अगर ट्रिक नहीं डालेंगे तो फिर लर्न नहीं कर सकते। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 के हवाले से भी है, फर्स्ट ईयर से भी है, तमाम केमिस्ट्री के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ पर है, नॉन मेटल्स कहाँ पर है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि भाई डिफरेंट केमिकल कंबाइन टू ईच अदर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब क्या ओ एलिमेंट जो ए ग्रुप में है, ओ एटम जो ए ग्रुप में है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम है या एक दूसरे से डिफरेंट है? सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स आर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स with each other to produce new products. That is the meaning of chemical reactivity, or the combining capacity of different chemicals which combine with each other, which react with each other to form new products, new material. That is also called as chemical reactivity. So chemical reactivity सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल्स कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कितने हैं, टोटल मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स कितने हैं, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, क्यों लॉस कर सकते हैं, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा। इस तरीके से मैं मेटल्स आपको आज समझाऊंगा। तो दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो चलिए बढ़ते हैं, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मेटल्स के हवाले से और नॉन मेटल के हवाले से भी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेता हूं मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो नॉन मेटल्स बहुत कम है, नॉन मेटल्स बहुत कम है, बाकी सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स इंतहाई कम है, ठीक। तो पहले मैं आपको नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत कम है, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो मेटल्स हैं, तो उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो डायरेक्ट आप पीरियोडिक टेबल से याद कर सकते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के टॉप पे एक एलिमेंट रखा गया है और उसका नाम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल है H। अब हाइड्रोजन ग्रुप नंबर फर्स्ट जो अल्कली मेटल्स है उनके टॉप पे इसलिए रखा गया है क्योंकि अल्कली मेटल्स भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अल्कली मेटल के आखिरी शेल यानी s ऑर्बिटल में भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हैज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। Alkali metals can also combine with group number 7 directly, and hydrogen can also combine with group number 7 element directly. Due to these similarities, hydrogen has been kept on the top of the first group elements, although it is not the member of alkali metal, it is totally non-metal. तो सबसे पहले जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन है, जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के टॉप पे रखा गया है। ग्रुप नंबर सेकंड में हम जाए तो बेरिलियम है, तो बेरिलियम में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, इट इज आल्सो रिगार्डेड एज सेमी मेटल। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉन मेटल्स के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। एक और ट्रिक आपको बताऊंगा, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप विल बी ऑलवेज नॉन मेटल एक्सेप्ट लिथियम। एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप विल बी ऑलवेज नॉन मेटल एक्सेप्ट लिथियम। एक रूल है उसे कहते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल के मुताबिक जो एलिमेंट साइज में स्मॉलेस्ट होगा, अपने ही ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ होगा, रेडियस उसका स्मॉल होगा, उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, सो इट विल बी रिगार्डेड एज नॉन मेटल। तो इसलिए बेरिलियम को मैंने नॉन मेटल की कैटेगरी में लिखा है। ग्रुप नंबर थर्ड में आ जाते हैं तो बोरान पहला मेंबर है, तो बोरान में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, सो इट इज आल्सो रिगार्डेड एज अ नॉन मेटल। इन सम बुक्स इट हैज बीन रिटन एज सेमी मेटल, बट आई हैव रिटन बोरान इन द corner of the non-metal because it has the properties of non-metals. ग्रुप नंबर 4 पे आ जाए तो कार्बन उनका पहला मेंबर है और वो नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 5 में अगर आ जाए तो 2 मेंबर है, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, उनमें नॉन मेटल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, एंड दीज आर टू प्योर नॉन मेटल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन और सल्फर उन दोनों में नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है, ठीक है मेरी जान। और बाकी जो है वो सेमी मेटल और मेटल की बात मैं बाद में करूंगा। ग्रुप नंबर 7 में अगर आ जाए तो मैं बात करूंगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। रेडियोएक्टिव विल बी यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर न्यूक्लियर पर्पसेस, फॉर न्यूक्लियर प्रोडक्शन, फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी, फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सो इसलिए मैंने ये लिखे हैं। और ये तमाम एलिमेंट्स के सिंबल फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118। अमंग 118 एलिमेंट्स 92 एलिमेंट जो नेचुरली अवेलेबल है, जिनका नेचुरल एबंडेंस है। बाकी 26 जो है दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे बर्कीलियम है, तो बर्कीलियम जो है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने डिस्कवर किया है। कैलिफोर्नियम है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको डिस्कवर किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, वो भी आप मैं बताऊंगा। आज मेरा जो मकसद है मेटल और नॉन मेटल का बताने का है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं ये नॉन मेटल्स हैं। अब टोटल 118 हैं। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मैंने लिख दिए या 13 जो है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। इनके अलावा बाकी जितने हैं, अब 118 से 12 माइनस कर लो तो कितने आएंगे, बाकी तमाम हमारे पास मेटल्स हो जाएंगे मेरी जान। तो मेटल्स बहुत ज्यादा है और नॉन मेटल्स कम है। अब जो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं मोस्टली और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान अगर बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। It is actually the electrostatic forces of attraction between metals and non-metals. So the electrostatic forces of attraction between metals and non-metals is called as ionic bond. Okay. तो ये मैंने लिख दिए है नॉन मेटल और उनके सिंबल। इसके बाद जो है मैं मेटल्स की तरफ जाऊंगा। इनके अलावा तमाम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो है वो मेटल्स हैं। तो अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। तो अब ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो उनको हम क्या कहेंगे, अल्कली। अल्कली मेटल्स पे थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। अल्कली वर्ड जो है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड और वो अरेबिक वर्ड है अल्कली। दिस इज this alkali means plant ashes. When plants have been burned, the ashes contain mostly sodium and potassium. Therefore, that is called as alkali. Now, what is mean by alkali in chemistry? Chemistry में हम alkali किस चीज को नाम देते हैं और किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ aqueous saturated solution of group first elements, that is the meaning of alkali. How? If I write sodium and it reacts with water and form a saturated solution, sodium hydroxide and hydrogen gas will be released. So this aqueous solution is called as alkali. The aqueous saturated solution of group first element as well as group second elements is collectively called as alkali. या इस alkaline solution, लेकिन alkaline solution ग्रुप नंबर सेकंड वाले को कहते हैं, alkali फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं। तो alkali जितने हैं मेरी जान वो सारे मेटल्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए में जो एलिमेंट शामिल हैं वो क्या हो गए मेरे पास, वो मेरे पास हो गए अल्कली ग्रुप। अब अल्कली ग्रुप की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं और अल्कली ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं कि अल्कली ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है और उन एलिमेंट्स की ये केमिकल रिएक्टिविटी जो टॉपिक मैंने लिखा है। अब ये केमिकल रिएक्टिविटी खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैं लिखता हूं ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप 1A elements. Group 1A elements, hydrogen is not the member of group first element. I have told you in the start of this video that hydrogen not belongs to group number first. Due to some properties, it is kept on the top of the group first. लिथियम से स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन से हरगिज़ हम स्टार्ट नहीं कर सकते।
सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियोएक्टिव है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा और रेडियोएक्टिव होगा। It can emit radiation spontaneously, and the radioactivity was discovered by Henry Becquerel, Madame Curie, and Pierre Curie, both husband and wife, and won the 2 Nobel Prizes by the discovery of thorium and actinium by Madame Curie. Okay, and both were the students of Henry Becquerel, who was the pioneer of the radioactivity. तो इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डेली लाइफ में जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स में हैं, जो साल्ट्स में, जो वेजिटेबल्स में हैं, जो हमारे काम आते हैं, जिनके फायदे बहुत ज्यादा है हमारे डेली लाइफ में, हम वो एलिमेंट डिस्कस करेंगे। सो लिथियम से मैं फ्रांशियम की तरफ आइए। अब देखिए मैं डाउन द ग्रुप आता हूँ। ये सारे मेरे पास मेटल्स हैं। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया, every first element of the group will be always non-metal except lithium. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो 3 है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है, और ये पोटाशियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 19 है। अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप विल बी ऑलवेज स्मॉलेस्ट फ्रॉम हिज कंजीनियर्स, फ्रॉम हिज मेंबर्स, एंड इट विल बी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम हिज मेंबर्स। लिथियम को अगर आप देखें तो इसका स्मॉलेस्ट साइज इन हिज ग्रुप, इसी तरह स्मॉलेस्ट रेडियस इन हिज ग्रुप। इसका साइज स्मॉल है, रेडियस का मैंने आपको बताया था कि भाई ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है और ये आखिरी शेल है। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस और एटॉमिक रेडियस। इस पे अलग सा डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। और ये रेडियस कब ज्यादा होगा, जब डाउन द ग्रुप आएंगे। इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 है और इसमें 7 है। ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीरियड नंबर है कि लिथियम पीरियड नंबर सेकंड में है, सोडियम पीरियड नंबर थर्ड में है। तो जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो जाएंगे तो आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा हो जाएगा। जब फासला ज्यादा हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो आप देखिए आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to these two charged bodies Q1 and Q2 according to Coulomb's law, and it is inversely proportional to their radius. अब डाउन द ग्रुप जब आएंगे तो रेडियस बिगर होगा। जब रेडियस बिगर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होंगे, अपोजिट चार्जेस बढ़ जाएंगे। अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो लिथियम का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका रेडियस भी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा। डाउन द ग्रुप आएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा। जब रेडियस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो लिथियम से आसानी के साथ हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, जबकि बाकी मेंबर से आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जिससे आसानी के साथ हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो इसका मतलब है कि उसके लिए कम एनर्जी चाहिए। जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए केमिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम एनर्जी जो है वो सीजियम की है। तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा हुई है। तो अगर रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो मैं क्या लिखता हूँ, सॉरी मैं लिखूंगा सीजियम। सीजियम मैं लिखूंगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और रुबिडियम से, रुबिडियम ज्यादा रिएक्टिव है। पोटाशियम से, पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम से, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम से। ये डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि एक एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जिस एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अल्कली मेटल्स में अगर हम देखें डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बिगर होगा, कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, साइज बिगर हो जाएगा, आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। फासला बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये उल्टा कर ले, स्टेबिलिटी ऑर्डर कर ले, तो लिथियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सो ऑन। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो ये मैंने आपको रिएक्टिविटी के बारे में क्लियर कर दिया कि भाई अल्कली ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और क्यों रिएक्टिव है। हाउ एंड व्हाई का जवाब देना केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह होता है, क्यों होता है, किस तरह और क्यों, हाउ एंड व्हाई, ये बड़ा जरूरी है। वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ एंड व्हाई का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कर लेते हैं, अल्कली ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है मेरी जान। तो अल्कली ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में दाखिल होंगे। जिन एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दाखिल होंगे they will be called as s black elements. How? Now look here. लिथियम एटॉमिक नंबर is 3, तो क्या होगा 1:2 होगा, 2:1 होगा, ठीक हो गया। सोडियम की तरफ चले, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैं लिखूंगा 1:2, 2:2, 2p6, 3s1. Both have one electrons in the one electron in the s orbital, therefore they are called as black elements. तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में इस दुनिया में जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन इस ब्लैक में दाखिल होंगे उनको हम कहेंगे कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मेरी जान, ठीक है, इस ब्लैक एलिमेंट्स। अब इनके आखिरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो उसको हम निकालेंगे, ठीक, तो आयोनाइजेशन की तरफ जाएंगे, आयोनाइज हो जाएगा। अब लिथियम जल्दी आयोनाइज होगा कि सोडियम? डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो रेडियस बिगर होगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दोनों को देंगे तो सोडियम जल्दी आयोनाइज होगा और लिथियम आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल है और इसका रेडियस बिगर है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए और इसको कम एनर्जी चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, केमिकली मोर रिएक्टिव हो गया, ये केमिकली लीस्ट रिएक्टिव हो गया। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लिथियम। सिंपल वन वर्ड आंसर है, वन सेंटेंस में इसका आंसर है, बिकॉज़ सोडियम हैज least ionization potential as compared to lithium. So those metals in the periodic table which have least ionization potential, which has low ionization energy, that will be called as more reactive, and that is the meaning of chemical reactivity. That chemical reactivity down the group increase हो जाएगी in the alkali metal because their size become bigger and bigger, their radius become bigger and bigger. When the radius has been increased, the forces of attraction become weaker and there will be low energy required and minimum energy required. Therefore down the group always in the alkali metals की मैं बात कर रहा हूँ, down the group इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब इनको हम आयोनाइज करना चाहते हैं, जब आयोनाइज करेंगे तो कोई दूसरे एलिमेंट्स के साथ जरूर रिएक्शन करेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये रिएक्टिविटी की बात करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर अभी 11 है, मैंने लिख दिया 1:2 और 2:2 और 2p6 और 3s1। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम आयन बनाएगा, तो फिर आयन के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1:2, 2:2, 2p6 और 3s0। अब 0 आ गया, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इन पे यूनी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस हो सकता है। Therefore alkali group are more reactive as compared to other group member because it has only single electron or number of electron in the valence shell in the s orbital. इस ऑर्बिटल में तो एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड वाला जो है वो कंप्लीट फील्ड वाले से कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, और जो हाफ फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। केमिस्ट्री में जो चीज स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कम है, जो अनस्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक। ये हो गया अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो मोटा मोटा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक।
हालांकि इस पे आप मैं अगर 3 घंटे लेक्चर दूंगा सिर्फ एक सोडियम पे एक लिथियम पे तो ये केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन पे मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर दूंगा तो केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। ये तो मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो 20 साल लग जाएंगे लेकिन केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। अब जो है ग्रुप नंबर सेकंड जो मेटल्स का मैंने आपको बताया था कि मेटल्स में स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेटल्स में मेन जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये ज्यादा डिस्कशन के लिए यूज करते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं ग्रुप नंबर सेकंड एक ही तरफ, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अल्कलाइन और अर्थ एंड मेटल्स। पहले ही अल्कलाइन का जो वर्ड है ये क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब इससे पहले अल्कली मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब अल्कलाइन का मतलब है लाइक एल्कली। किस तरह, अगर इसका मेंबर है कैल्शियम, कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो OH और होल 2 बनेगा। क्यों? क्योंकि इस पे +2 चार्ज है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अल्कलाइन सोल्यूशन। मैंने अल्कली में स्टार्ट में बताया था कि the aqueous saturated solution of group first and group second elements is collectively called as alkali, but the group first alkali is strong and the group second alkali is weak, therefore it is called as alkaline like alkali। और अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है कि हमेशा कंपाउंड स्टेट में होंगे, मॉलिक्यूलर शेप में होंगे, मिनरल्स की शक्ल में होंगे, ठीक है, और उसकी शक्ल में होंगे। ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होंगे, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आखिर शेल इनकम्प्लीट तरीके में। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होंगे। अगर इनके मेंबर में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा बेरिलियम। इस तरह भी याद कर सकते हो, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। इसके लिए मुख्तलिफ सांग है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगा। वैसे याद आ गया तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और इसका है 12। डाउन द ग्रुप आएंगे, इसमें 2 पीरियड दूसरे पीरियड में है और ये तीसरे पीरियड में है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल फिर कम हो रहा है अल्कलाइन में भी, तो इसलिए ये मैं नहीं लिख सकता, ये रेडियम है, ये रेडियोएक्टिव है, तो मैं बेरिलियम तक बात करूंगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फिर बेरियम की है, बेरियम की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, केमिकल रिएक्टिविटी बेरियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसका रेडियस बिगर है, इसमें कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो therefore barium is the most reactive elements in the group number second member। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम की केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और सबसे लीस्ट केमिकल रिएक्टिविटी बेरिलियम की है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल है, क्योंकि इसमें कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़े स्ट्रॉन्गर हैं, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स एज वेल। अब चलिए बढ़ते हैं, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, फिर इनको कंपेयर करेंगे। मैं ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैं कंपेयर करूंगा कि भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड में अब कौन से ज्यादा रिएक्टिव है मेरी जान, ठीक है। तो फिर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं लिखता हूं, बेरिलियम से स्टार्ट कर लेता हूं, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। बेरिलियम से मैंने स्टार्ट कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 4। मैं लिखता हूं 1:2 और 2:2। आखिरी ऑर्बिटल s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कंप्लीट फील्ड है, बस स्टेबल है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो दिस इज कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। मैग्नीशियम की अगर मैं बात कर लूंगा, ठीक,
तो 1:2 है, 2:2 है, 2p6 है, 3:2 है, ये भी कंप्लीट पेड है। अब इनको कंपेयर करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स के साथ। वहां से मैं लिथियम उठाता हूँ 1:2, 2:1। वहां से मैं सोडियम उठाता हूँ 1:2, 2:2, 2p6, 3:1। अब गौर से देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, इस स्टेट में भी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड, ये है कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर लिथियम में क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, सोडियम में हाफ। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीट फील्ड। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो जो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉमन सेंस की बात है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जिसको कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो ज्यादा स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ग्रुप नंबर सेकंड के मेंबर्स are least reactive as compared to group number first elements. Why? Due to the fact that half filled orbital जो है ये least stable है as compared to complete filled orbital। तो आप रीजन में ये ले सकते हैं कि अल्कली मेटल्स का आखिरी ऑर्बिटल हाफ फील्ड, अल्कलाइन का कंप्लीट फील्ड। हाफ फील्ड के लिए कम एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कंप्लीट फील्ड के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ये आयोनाइज हो जाएगा, ये अनआयोनाइज रह जाएगा। therefore we say that alkali metals are more reactive as compared to alkaline earth metals. That was the chemical reactivity of metals and non-metals. Non-metals की reactivity अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, मैं सिर्फ metals की reactivity के बारे में आपको बता रहा हूँ कि metals में कौन सा metal सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, क्यों और कैसा, हाउ एंड व्हाई, इसके जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं मेरी जान, ठीक है। सो ये जो है ये सिंपल इंट्रोडक्शन था और इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ चीजें बता दी हैं। केमिकल रिएक्टिविटी मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है मेरी जान। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंतहाई आसान है और बहुत ज्यादा जो है उस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आप जाएंगे तो नंबर 1 क्या है, क्योंकि मेटल्स में जो एटम्स हैं वो एक खास फैशन में अरेंज हैं, इनका जो शेप है वो क्रिस्टलाइन होगा, तो इनको अगर हम हैमर से मारेंगे सोनोरस होंगे, यानी साउंड पैदा करेंगे, सोनोरस होंगे, क्योंकि इनके एटम्स में जो आखिरी शेल है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। एटम एक खास पैटर्न से अरेंज है, हैमर से मारेंगे एटम्स डिस्प्लेस होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, साउंड विल बी प्रोड्यूस, दैट इज वन क्वालिटी ऑफ मेटल दैट दे आर सोनोरस, यानी साउंड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन दे आर हैमर से जब इनको हम मारते हैं, ठीक है, तो फिर ये सोनोरस हो जाएंगे। दूसरी जो अहम प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि मेटल्स को हम खींच सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू शीट्स, इनसे शीट्स बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, क्योंकि इनका आखिरी शेल इनकम्प्लीट है और ये आसानी के साथ हम इनको ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेटल की एक क्वालिटी है, मेलिएबल है, on the basis of their geometrical shape, on the basis of their crystalline shape, on the basis of their valence electronic configuration, they can be done into sheets to make windows, to make gates and different articles which are made from metals.
तीसरी और अहम प्रॉपर्टीज क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स का बनाना, स्ट्रेच इनटू वायर्स, स्ट्रेच्ड इनटू वायर, इनसे इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं। कॉपर के वायर्स बड़े मशहूर हैं, एल्यूमिनियम लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है मेरी जान। तो कॉपर जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल्स की जो है 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम जाएंगे तो इनकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल शेप है, इनका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और भी हैं। ये 3 अहम है जो कि हम बार बार पढ़ते हैं। इनका मैंने मीनिंग भी बता दिया कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस malleable and what's mean by ductile. So the ductility and malleability, these are the two main properties of metals. अब पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स हैं वो मैंने बता दिया, कौन से नॉन मेटल्स हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इस हवाले से आगे की वीडियोस में मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और इस पे कंप्लीट अगर मैं 3 दिन लगातार पढ़ाऊंगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास है सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट जस्ट लाइक अ बटर विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इनमें सोडियम और पोटेशियम शामिल है, ठीक है मेरी जी। और एक मेरे पास है हार्ड मेटल्स, कॉपर है, जिंक है, आयरन है एंड सो मेनी अदर मेटल्स। ये मेरे पास ये हो, ठीक। एक हमारे पास जो है पेसिव मेटल्स। पेसिव का मतलब है कि जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनको पेसिव मेटल्स भी कहते हैं, ठीक। तो हार्ड मेटल्स भी हमारे पास है, सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, पेसिव भी हैं, एक्टिव मेटल्स भी। अभी हमने पढ़े हैं सोडियम अगर मैं लिखता हूँ, पोटेशियम लिखता हूँ, कैल्शियम लिखता हूँ, तो ये एक्टिव मेटल्स में आएंगे, ठीक। तो पेसिव मेटल जो है ये हमारे पास है जो कि रिएक्शन में आसानी के साथ हिस्सा नहीं ले सकते, इनके लिए स्पेशल कंडीशन बनानी पड़ती है। कुछ मेटल जो है बहुत लाइट हैं, द लाइटेस्ट मेटल जो है वो हमारे पास जो है एल्यूमिनियम है, जिससे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लाइटेस्ट। सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉपर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लैटिनम है, जो कि डायमंड की ज्वेलरी में एज ए ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। प्लैटिनम जो है डायमंड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये डायमंड की ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरीज का इस्तेमाल में होता है, तो ये पेसिव मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ वक्तन फवक्तन में शेयर करूंगा, लेकिन इससे आगे की जितनी वीडियोस हैं उसमें फिर मैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में मजीद आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम करूंगा कि क्या मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ग्रुप में शेयर कर ले, इसको लाइक दे, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेते हैं।